Assalamu alaikum everyone. Today we will doing MCQs from unit number 1. So let's get started. First MCQs है which technology replaced vacuum tube in second generation computer? अब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी ने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया था? फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हो रहे थे। अब ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आई है जिसने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया है? ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, माइक्रो प्रोसेसर्स या मैग्नेटिक टेप्स। तो ट्रांजिस्टर्स ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सेकेंड जनरेशन में यूज की गई, जो सेकेंड जनरेशन में डेवलप की गई, ठीक है, जिसने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया था। ये हम लोग सेक्शन नंबर 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स? अब क्या पर्पस है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का? फास्ट स्पीड, ठीक है। इसी फिफ्थ जनरेशन को क्यों डिवेलप किया गया? फास्ट स्पीड की वजह से, थिंकिंग पावर की वजह से, इनहेंस मेमोरी, ठीक है, ताकि जो मेमोरी है वो इनहेंस हो जाए, या फिर फास्टर माइक्रो प्रोसेसर्स की वजह से। तो थिंकिंग पावर की वजह से फिफ्थ जनरेशन को डिवेलप किया गया था। अब जो फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो बिल्कुल इस तरीके से थिंक करते हैं, इस तरीके से सोचते हैं जैसे एक ह्यूमन सोचता है, ठीक है, जैसे एक ह्यूमन की थिंकिंग पावर होती है, जस्ट लाइक फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की भी ऐसी ही थिंकिंग पावर होती है। ओके, नेक्स्ट है विच कंप्यूटर जनरेशन इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स? ओके, अब कौन से मतलब जो जनरेशन है उसमें आईसीस को यूज किया गया था? फर्स्ट जनरेशन में तो वैक्यूम ट्यूब्स, हाँ, वैक्यूम ट्यूब्स को यूज किया गया था। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स को यूज किया गया था, और थर्ड जनरेशन ऐसी है जिसमें आईसीस मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज किया गया था या इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वॉज द माइक्रो प्रोसेसर डिवेलप्ड? ठीक है, अब माइक्रो प्रोसेसर जो टेक्नोलॉजी है उसको किस जनरेशन के कंप्यूटर्स में डिवेलप किया गया था? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि वैक्यूम ट्यूब्स को यूज किया गया था। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर्स को यूज किया गया था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में आईसीस को यूज किया गया था, या डिवेलप किया गया था। और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मदरबोर्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम? ठीक है, मदरबोर्ड का क्या काम होता है कंप्यूटर सिस्टम में? फर्स्ट है टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा परमानेंटली। ठीक है, डेटा को स्टोर और रिट्रीव करता है। टू कनेक्ट एंड इंटीग्रेट ऑल डिवाइसेस कंपोनेंट, ये जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में जोड़ता है, उनको आपस में कनेक्ट करता है। टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, वो एएलयू काम होता है। ठीक है, एएलयू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है। टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन मॉनिटर्स, ठीक है, ये आउटपुट का काम होता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टू कनेक्ट एंड इंटीग्रेट ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स, कि जितने हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उनको कनेक्ट करता है और इंटीग्रेट करता है। नेक्स्ट है विच कंपोनेंट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर्स कंट्रोल द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? ठीक है, अब मतलब कौन जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट नहीं, वो तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है। इसके बाद कंट्रोल यूनिट, यस, कंट्रोल यूनिट डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस को परफॉर्म करता है। आगे है विच टाइप ऑफ मेमोरी रिटेन डाटा इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ? अब क्या है कि जब हम लोग कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं लेकिन जो डाटा है वो फिर भी स्टोर रहे, तो ऐसी कौन सी मेमोरी है? रैम नहीं, वो तो टेम्पररी डाटा को स्टोर करती है। कैशे भी नहीं है, वो भी डाटा को टेम्पररी स्टोर करती है। रजिस्टर्स भी डाटा को टेम्पररी स्टोर करते हैं। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन या करेक्ट ऑप्शन है रोम। ठीक है, रोम जो है वो डाटा को रिटेन रखती है, स्टोर रखती है, अगर हम लोग कंप्यूटर को शट डाउन कर दें तब भी। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ कैशे मेमोरी? कैशे मेमोरी का क्या पर्पज है? प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, ठीक है, ये नहीं है। प्रोवाइड हाई स्पीड स्टोरेज, हाँ, कैशे मेमोरी क्या करता है? हाई स्पीड स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा होता है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इन डिजिटल कंप्यूटर? अब डिजिटल कंप्यूटर में स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है मेमोरी का? बिट है, ठीक है। फर्स्ट पे बिट आता है जो कि सबसे स्मॉलेस्ट है। उसके बाद बाइट आते हैं, फिर किलो बाइट आता है, फिर मेगा बाइट, फिर टेराबाइट, गीगाबाइट, इसी तरीके से आगे चलते जाते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है? बिट। विच मेमोरी टाइप यूजेस लेजर बीम टू रीड एंड राइट डाटा? ठीक है, अभी कौन सी मेमोरी टाइप है कि जिसमें लेजर बीम को यूज किया जाता है डाटा को रीड करने के लिए और राइट करने के लिए? तो रैम में भी ऐसा नहीं होता, कैशे मेमोरी में भी ऐसा नहीं होता, और रोम में भी ऐसा नहीं होता। ऑप्टिकल मेमोरी को यूज किया जाता है। ऑप्टिकल मेमोरी में लेजर बीम को यूज किया जाता है डाटा को रीड और राइट करने के लिए।
नेक्स्ट है व्हाट इज द मेमोरी फंक्शन ऑफ द बसेस इन अ कंप्यूटर मेमोरी सिस्टम। अब बसेस का क्या प्राइमरी फंक्शन है, क्या मेन फंक्शन है, ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी सिस्टम में वो क्या करते हैं, डाटा को कंपोनेंट्स के दरमियान ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू सूटेबल फॉर्म ऑफ डाटा। अब डाटा कम्युनिकेशन होती है, डाटा कम्युनिकेशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर, ठीक है, एक बीच में मीडियम होता है जिसके थ्रू डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है, ठीक है, फिर कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, रूल्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है जब डाटा को ट्रांसमिट किया जा रहा होता है। तो अब इसमें कौन से, ये एक कंपोनेंट है सेंडर, एक ये कंपोनेंट है सेंडर, ठीक है, एक डाटा जो ट्रांसमिट किया जा रहा होता है वो कंपोनेंट होता है, एक पाथ जिसके थ्रू डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, और प्रोटोकॉल। ये 5 टोटल वो है कंपोनेंट्स हैं। अब इसमें ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देता है सूटेबल फॉर्म में, तो वो सेंडर का काम होता है कि जब वो डाटा को ट्रांसमिट कर रहा होता है तो उसको जो है वो सूटेबल फॉर्म में ट्रांसमिट करता है ट्रांसमिशन के लिए। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेंडर। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर इन ओएसआई मॉडल, हम पढ़ चुके हैं ओएसआई मॉडल को, ठीक है। अब इसमें कौन सी ऐसी लेयर है, सॉरी, प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम है। अब प्रेजेंटेशन लेयर सबसे पहले आती है एप्लीकेशन लेयर, जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है टू द यूजर, ठीक है, यूजर के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एप्लीकेशन है लाइक व्हाट्सएप, अब हम यूजर हैं, ठीक है, हम लोग डायरेक्टली उस एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करें। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर आती है, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, डाटा को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है, ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर का ये काम होता है। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है इस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स, कि वो कंप्यूटर्स के दरमियान कनेक्शन को इस्टेब्लिश करती है प्रेजेंटेशन लेयर। नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वर्टिंग डाटा इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट, कि जो डाटा होता है उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है। तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है कि वो डेटा को कन्वर्ट करती है इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। The next MCQ is in which network topology is data transmission unidirectional like radio or television broadcast. ओके, अब इसमें कौन सी टोपोलॉजी यूज की जाती है यूनिडायरेक्शनल के लिए। फर्स्ट वन है स्टार टोपोलॉजी। नहीं, स्टार टोपोलॉजी में यूनिडायरेक्शनल नहीं होती। यूनिडायरेक्शन का मतलब होता है वन डायरेक्शन, ठीक है, कि डाटा बस एक ही डायरेक्शन में मूव करे। अब स्टार टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से होता है कि बीच में कोई भी हब या स्विच एक डिवाइस होती है, ठीक है, और इसके साथ डिफरेंट वो कंप्यूटर्स वगैरह कनेक्ट हुए होते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, डाटा इस डायरेक्शन में भी जाएगा, डाटा इस डायरेक्शन में भी जाएगा, डाटा इस डायरेक्शन में भी जाएगा। तो ये यूनिडायरेक्शन ना हुआ, ये एक डायरेक्शन में डाटा नहीं जा रहा। बस टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है कि ये एक बस होती है, ठीक है, केबल होती है, और इसके साथ डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट हुई होती है, ठीक है, एक कंप्यूटर इसके साथ कनेक्ट है, एक इसके साथ कनेक्ट है। इस बस के थ्रू डिफरेंट डिवाइसेस और कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हुए होते हैं। अब यहाँ पे डाटा की जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन होगी, इस तरीके से इस बस या इस केबल के थ्रू डाटा ट्रांसमिट होगा। तो ये यूनि डायरेक्शन है। तो बस टोपोलॉजी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। आगे है विच नेटवर्क आर्किटेक्चर रिक्वायर्स ईच कंप्यूटर टू एक्ट एज ईदर आ सर्वर और अ क्लाइंट बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। अब वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा आर्किटेक्चर है कि जिसमें जो कंप्यूटर्स हैं या तो वो सर्वर की तरह एक्ट कर रहे हों, ठीक है, या वो क्लाइंट की तरह एक्ट कर रहे हों, लेकिन साइमल्टेनियसली एक्ट ना कर रहे हो, मतलब दोनों एक ही टाइम पे सर्वर की तरह भी एक्ट कर रहे हो और क्लाइंट की तरह भी एक्ट कर रहे हो। तो ऐसा ना हो, ठीक है, वो सर्वर एक टाइम पे या तो सर्वर की तरह एक्ट कर रहे हो या फिर क्लाइंट की तरह एक्ट कर रहे हो, ठीक है, ऐसा कौन सा आर्किटेक्चर है। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, क्यों, क्योंकि ये इस तरह का आर्किटेक्चर होता है कि इनमें एक सर्वर होता है, ठीक है, और बाकी सब क्लाइंट होते हैं। वैसे सर्वर का मतलब ये होता है एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जिसके पास बहुत से रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। क्लाइंट्स के पास रिसोर्सेज नहीं होते। अब क्लाइंट को कोई भी रिसोर्स चाहिए, ठीक है, ये डिफरेंट कंप्यूटर्स होंगे, स्मॉल कंप्यूटर्स होते हैं, इन्हें कोई भी रिसोर्स चाहिए। फॉर एग्जांपल ये एक कंप्यूटर है, ठीक है, और इसे प्रिंटर की रिसोर्स चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे प्रिंटर की रिसोर्स चाहिए। अब क्योंकि सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर है, इसके पास हर तरह की रिसोर्स होती है, तो ये इसे प्रिंटर की रिसोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक हो गया। अब पीयर टू पीयर में क्या होता है कि इसमें ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होता क्लाइंट सर्वर का। इसमें एक ही टाइम पे कंप्यूटर सर्वर के तौर पे भी एक्ट कर रहा होता है और क्लाइंट के तौर पे भी एक्ट कर रहा होता है। तो इसलिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ओके, यहाँ पे एमसीक्यूज एंड हो गए। आई होप सो आपको समझ आ गए होंगे। इन केस फिर भी आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।